हैं। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा और सुंदर हिमाचल राज्य था। वहाँ का राजा बीरेंद्र सिंह बहुत सुंदर और बलवान राजा था। उसके पास बहुत सारे महल थे, बहुत सी जमीनें थीं और पूरे राज्य में उसका आदेश चलता था। लोग उससे डरते थे क्योंकि वह बहुत कठोर स्वभाव का था। जब वह कुछ कहता था तो सब उसकी बात मानते थे। कोई उसके सामने मुंह नहीं खोलता था। बीरेंद्र सिंह का कोई परिवार नहीं था, न माता, न पिता, न कोई भाई या बहन। वह बिल्कुल अकेला था। बस उसके महल में काम करने वाले सेवक थे जिन्हें वह अपना परिवार मानता था। लेकिन फिर भी उसके हृदय में कहीं एक खालीपन था जो कभी भरता नहीं था। एक शाम की बात है, सूरज ढलने वाला था। बीरेंद्र सिंह अपने महल की बड़ी छत पर खड़ा था। वह चुपचाप नीचे बगीचे को देख रहा था। तभी उसकी नजर बगीचे के एक कोने में गई। वहाँ एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह कोई पुस्तक पढ़ रही थी। सूरज की हल्की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसके वस्त्र बहुत साधारण थे, लेकिन वह बहुत सुंदर लग रही थी। बीरेंद्र सिंह कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर उसने एक सेवक को बुलाया। सेवक का नाम विक्रम था। विक्रम महल का रखवाला था। बीरेंद्र सिंह ने पूछा, नीचे बगीचे में जो लड़की बैठी है वह कौन है? उसने आज तक उस लड़की को महल में नहीं देखा था। विक्रम ने बताया कि वह मेघराज की पुत्री है। मेघराज बीरेंद्र सिंह के घोड़ों की देखभाल करता था। लड़की का नाम सुनैना था। वह अपने पिता के साथ सेवकों के घर में रहती थी। वह अपने गांव से आई थी और कोई काम ढूंढ रही थी। विक्रम ने बताया कि सुनैना बहुत अच्छी लड़की है। वह बहुत सम्माननीय है और कभी कभी सबके लिए भोजन भी बनाती है। बीरेंद्र सिंह के मन में उस लड़की से मिलने की इच्छा हुई। उसने विक्रम से कहा कि उस लड़की को उसके कक्ष में भेजो। विक्रम ने कहा, जैसा आदेश। बीरेंद्र सिंह अपने कक्ष में जाकर प्रतीक्षा करने लगा। कक्ष बहुत बड़ा और राजसी था। दीवारों पर सुंदर कपड़े लटके हुए थे। फर्श पर मुलायम कालीन बिछे थे। कमरे में हल्की सुगंध फैली हुई थी। कुछ देर बाद द्वार पर दस्तक हुई। बीरेंद्र सिंह ने कहा, अंदर आओ। लेकिन अंदर वह लड़की नहीं आई, बल्कि विक्रम आया। वह घबराया हुआ लग रहा था। बीरेंद्र सिंह ने क्रोध से पूछा, वह लड़की कहाँ है? मैंने तो लड़की को बुलाया था, तुम्हें नहीं। विक्रम ने डरते हुए कहा, वह लड़की आने से मना कर रही है। उसने कहा कि वह किसी अपरिचित पुरुष के कक्ष में नहीं जाएगी। उसने कहा कि वह यहाँ सेविका नहीं है, उसके पिता हैं। अगर कोई बात है तो उनसे कहिए। बीरेंद्र सिंह को बहुत क्रोध आया। आज तक किसी ने उसे मना नहीं किया था और एक साधारण सेवक की बेटी उसके आदेश को ठुकरा रही थी। विक्रम ने समझाने की कोशिश की कि वह लड़की बहुत सम्माननीय है, उसका मतलब बुरा नहीं था। लेकिन बीरेंद्र सिंह ने एक न सुनी। बीरेंद्र सिंह बोला, अगर वह लड़की नहीं आएगी तो मैं स्वयं जाऊंगा। आज तक किसी ने मुझे मना नहीं किया है। मैं उसे दिखाऊंगा कि बीरेंद्र सिंह कौन है। बीरेंद्र सिंह तेज कदमों से अपने कक्ष से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर नीचे बगीचे की ओर बढ़ने लगा। उसके भीतर क्रोध जल रहा था। सुनैना दर्पण के सामने खड़ी अपने बाल बांध रही थी। उसके बाल बहुत लंबे और घने थे। तभी अचानक द्वार जोर से खुला। बिना खटखटाए बीरेंद्र सिंह अंदर आ गया। सुनैना चौंक गई। उसने दर्पण में उसे देखा और तुरंत पलटी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से अपना ओढ़नी संभाली और घबराई हुई आवाज में बोली, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती किसी स्त्री के कमरे में बिना अनुमति के आने में? तुम कौन हो जो मेरी अनुमति के बिना अंदर आ गए? बीरेंद्र सिंह के चेहरे पर एक पल के लिए झिझक आई। वह कठोर स्वर में बोला, क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस महल का स्वामी हूँ। यहाँ की हर चीज मेरे आदेश से चलती है और तुम एक सेवक की बेटी होकर मुझसे इस तरह बात कर रही हो। सुनैना ने भय के बावजूद साहस से कहा, हाँ तुम स्वामी हो, लेकिन तुम्हें किसी की मर्यादा को रौंदने का अधिकार नहीं है। पहले तुम मेरे कमरे से बाहर जाओ। मैं तुम्हारे बुलाने पर इसलिए नहीं आई क्योंकि तुम्हारा मंसूबा मुझे ठीक नहीं लगा। इस तरह किसी भी सेवक को अपने कक्ष में बुलाना अनुचित है। बीरेंद्र सिंह का क्रोध और बढ़ गया। वह बोला, अपनी वाणी संभाल कर बात करो। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं बीरेंद्र सिंह हूँ, अपने वंश का इकलौता उत्तराधिकारी। यह महल, यह राज्य सब मेरा है और तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो? सुनैना ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, हो सकता है तुम मेरे पिता के स्वामी हो, लेकिन मेरे नहीं। मैं एक मनुष्य हूँ, तुम्हारी वस्तु नहीं, और मैं किसी को यह अधिकार नहीं देती कि वह मुझ पर इस तरह शासन करे। मान सम्मान नाम से नहीं, चरित्र से बनता
बनता है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपना यह घमंड किसी और पर दिखाओ, क्योंकि मैं सुनैना हूँ जो किसी के दबाव में नहीं आती। बीरेंद्र सिंह कुछ देर तक उसे निःशब्द देखता रहा। उसे आश्चर्य हो रहा था। फिर उसने कहा, तुम्हें बात करने की संयम नहीं है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी बात टालने का परिणाम क्या होता है। सुनैना ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, परिणाम उसी का होता है जो गलती करे। मैंने कोई गलती नहीं की, यहाँ आना तुम्हारी गलती है। फिर उसने दरवाजे की ओर संकेत किया और कहा कि यह उसका कमरा है, वह बाहर जाए। अगर वह नहीं जाएगा तो वह स्वयं चली जाएगी। वह किसी पराये पुरुष के साथ एक छत के नीचे खड़ी नहीं रह सकती। बीरेंद्र सिंह के होंठ क्रोध से कांप उठे। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे खुलेआम चुनौती दे दी हो। उसने कहा कि वह उसे सेविका बनाकर रखेगा, उसे संयम और आचरण सिखाएगा। लेकिन सुनैना के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने कहा, धमकियां उन पर असर करती हैं जिन्हें अपने अधिकार पर संदेह हो। मैं न झुकी हूँ न झुकूंगी। अगर शक्ति दिखानी है तो बाहर संसार में दिखाइए, यहाँ एक कमजोर स्त्री पर नहीं। बीरेंद्र सिंह की मुट्ठियां क्रोध से भींच गईं, पर उसकी वाणी जैसे थम गई। वह बस उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। कमरे में कुछ क्षणों के लिए निशब्दता छा गई। बाहर से बर्तनों के खनकने की आवाज आ रही थी। सुनैना ने शांत स्वर में अंतिम बात कही, यदि आपका क्रोध शांत हो गया हो तो द्वार वहीं है, आप जा सकते हैं। बीरेंद्र सिंह के चेहरे पर फिर क्रोध की लहर दौड़ गई, लेकिन वह कुछ कहे बिना पलटा, द्वार तक पहुंचा और पीछे मुड़ा। वह अब भी अपनी जगह खड़ी थी, ओढ़नी संभाले हुए, पर चेहरे पर वही मर्यादा और वही विश्वास। बीरेंद्र सिंह ने द्वार जोर से बंद किया और बाहर निकल गया। उसके तेज कदमों की आहट बता रही थी कि आज पहली बार किसी ने बीरेंद्र सिंह को वचनों से पराजित कर दिया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि बीरेंद्र सिंह के मन में क्या चल रहा था। रात का सन्नाटा फैल चुका था। तभी द्वार अचानक खुला। मेघराज साहब हांफते हुए भीतर आए। उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध का मिश्रित भाव था। मेघराज साहब ने पूछा, यह तूने क्या किया है? उनकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। सुनैना चौंक कर खड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ पिताजी? मेघराज साहब ने कहा, विक्रम ने बताया है कि तूने राजा साहब से असभ्य व्यवहार किया है। क्या तुझे पता है वह कितने क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति हैं? यदि वे नाराज हो गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सुनैना ने शांत लेकिन दुखी स्वर में कहा, मैंने कोई असभ्यता नहीं की, मैंने केवल अपनी मर्यादा की बात की थी। मेघराज साहब ने कहा, यह उनके महल की बात है, यहाँ हमारी नहीं चलती। क्या तुझे पता है वह कैसे स्वभाव के हैं? एक शब्द पर किसी व्यक्ति की दुनिया बदल देते हैं। सुनैना ने धीरे से कहा, रोज ही देने वाला काम भगवान का है, यदि उन्होंने निकाल दिया तो कहीं और काम मिल जाएगा। मेघराज साहब ने लाचारी से सिर हिलाया और बोले, तुझे संसार का अनुभव नहीं है। भगवान की सत्ता पर भरोसा है, पर मनुष्यों के अत्याचारों से डर लगता है। वे लोग शक्तिशाली हैं, अगर उन्होंने रुष्टता रख ली तो उसे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। बीरेंद्र सिंह की बात सिर्फ इस महल तक सीमित नहीं रहती, वह पूरे राज्य में फैल जाती है। सुनैना ने दृष्टि नीचे कर ली। उसने कहा, मैं क्या करती? वह मेरे कमरे में बिना अनुमति आ गए थे। मैं उनसे कह रही थी कि वे जाएं, पर वे सुन ही नहीं रहे थे। मैं घबरा गई, इसलिए जरा ऊंची आवाज में बोल गई। मेघराज साहब ने निराशा से सिर थाम लिया। उन्होंने कहा, तुझे क्या आवश्यकता थी आवाज ऊंची करने की? तुझे चुपचाप कमरे से निकल जाना चाहिए था। क्या तुझे अंदाजा भी है कि तूने किसे चुनौती दी है? सुनैना ने थके हुए स्वर में कहा, यह मर्यादा का प्रश्न था। अगर मैं वहाँ से निकल जाती तो अपनी ही नजरों में गिर जाती। मेघराज साहब ने मेज पर हाथ मारा। उन्होंने कहा, तूने व्यर्थ ही मृत्यु को बुलावा दिया है। वे लोग किसी का इनकार सहन नहीं करते। तेरी यह जिद हमें सड़क पर ला देगी। तभी द्वार पर खटखटाहट हुई। विक्रम भीतर आया। उसकी सांस तेज चल रही थी, चेहरे पर घबराहट थी। विक्रम ने कहा, राजा साहब ने मेघराज साहब को तुरंत अपने कक्ष में बुलाया है, कहते हैं अभी के अभी आएं। मेघराज साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। विक्रम ने सिर झुकाकर अनुमति ली और चला गया। द्वार बंद हुआ तो मेघराज साहब ने थके हुए भाव से अपनी बेटी की ओर देखा। उन्होंने कहा, यही तो मैं कह रहा था, अब पता नहीं वे मेरे साथ क्या करने वाले हैं। सुनैना व्याकुल होकर बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप चिंता न करें, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं सब कुछ समझा दूंगी। मेघराज साहब ने कठोर स्वर में कहा, नहीं, तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं स्वयं बात करूंगा। तू बस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। यदि उन्होंने कुछ पूछा तो मैं उत्तर दूंगा। तेरे मुंह से निकला एक शब्द मेरी बरसों की मेहनत मिटा देगा। सुनैना निशब्द खड़ी रही, दृष्टि भूमि पर टिकाए हुए। मेघराज साहब ने गहरी सांस ली और बोले, बेटी तू अच्छी है, पर यह संसार अच्छा नहीं है। यहाँ सत्य बोलने वाले सदैव हानि में रहते हैं। उन्होंने द्वार की ओर कदम बढ़ाए। जाते जाते रुककर बोले, यदि मैं देर तक ना आऊं तो विक्रम से पूछ लेना कि मुझे कहाँ बुलाया गया है।
द्वार बंद हुआ। सुनैना की आंखों से आंसू चुपचाप बह निकले। दूसरी ओर बीरेंद्र सिंह के कक्ष में रात की हल्की रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर सलीके से लगी तस्वीरें, बड़े पर्दों के पीछे से आती हल्की सुगंध, सब कुछ उसके स्वभाव की तरह दृढ़ लग रहा था। द्वार पर हल्की सी दस्तक हुई। बीरेंद्र सिंह ने बिना नजर उठाए कहा, आओ। द्वार धीरे से खुला। मेघराज साहब झुके हुए हाथ जोड़कर भीतर आए। उन्होंने धीरे से प्रणाम किया। बीरेंद्र सिंह ने प्रत्युत्तर दिया और बैठने को कहा। मेघराज साहब झिझकते हुए भूमि पर बैठ गए, हाथ घुटनों पर, दृष्टि झुकी हुई। कक्ष में कुछ क्षणों की मौनता छा गई। फिर बीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली और कठोर स्वर में कहा कि मेघराज की यह कैसे हिम्मत हुई कि उनकी अनुमति के बिना अपनी बेटी को यहाँ ले आए, और ऊपर से वह उनसे दुर्व्यवहार कर रही है। मेघराज जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा कि भूल उनकी है। उन्होंने सोचा कि बेटी काम की तलाश में बे थी, इसलिए उसे अपने साथ ले आए। लेकिन विश्वास करें, उसका इरादा बुरा नहीं था। बीरेंद्र सिंह ने बीच में ही बात रोक दी। उन्होंने कहा, बस क्या जबान चला रही थी वह मेरे सामने? क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें इस महल से बाहर निकलवा सकता हूँ, और फिर तुम्हें कहीं और कोई काम भी नहीं मिलेगा। मेघराज जी घबरा गए और उनके पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा, क्षमा कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मैं स्वयं उसे समझा दूंगा। यदि आप कहें तो अभी उसे यहाँ से वापस भेज देता हूँ, वह फिर आपके सामने नहीं आएगी। बीरेंद्र सिंह ने कुछ पल तक उन्हें यूं ही झुके रहने दिया, फिर ठंडे स्वर में बोले, उठो, ये हरकतें मुझे पसंद नहीं हैं। मेघराज जी कांपते हुए सीधे खड़े हो गए। बीरेंद्र सिंह ने पूछा, लड़की ने पढ़ाई कहाँ तक की है? मेघराज जी ने बताया, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, बड़ी कठिनाई से। मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी उसकी शिक्षा में लगा दी। चाहता था कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अब बस यही प्रार्थना है कि उसे जल्दी कोई काम मिल जाए। बीरेंद्र सिंह कुछ देर चुप रहे, जैसे किसी सोच में डूब गए हों। फिर बोले, ठीक है, कल उसे मेरे कार्यस्थल पर भेज देना। मैं देखूंगा कि वह वहाँ क्या कर सकती है। मेघराज जी ने आश्चर्य से सिर उठाया। बीरेंद्र सिंह ने सिर हिलाया और बोले, हाँ, लेकिन ध्यान रहे, उसे समझा देना वहाँ ऐसा व्यवहार नहीं चलेगा। जिस स्थान पर उसका नाम जुड़ने वाला है, वहाँ अनुशासन से बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेघराज जी ने कहा, मैं उसे समझा दूंगा, वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। बीरेंद्र सिंह बोले, अच्छा है, दी इच्छा है। अब जाओ और मेघराज, इसे अपने लिए आखिरी अवसर समझो। तुम्हारी बेटी का आचरण अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर दोबारा उसने मेरे सामने जबान चलाई तो न केवल वह बल्कि तुम दोनों ही सड़क पर होंगे। मेघराज जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भगवान आपको सुखी रखें, फिर शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। फिर वे विनम्रता से झुककर धीरे धीरे पीछे हटते हुए दरवाजे की ओर बढ़ गए। दरवाजा बंद होने के बाद बीरेंद्र सिंह कुछ देर मौन खड़े रहे। सुनैना शीशे के सामने खड़ी थी, बाल बंधे हुए, साधारण दुपट्टा ओढ़े, लेकिन चेहरे पर गुस्से की कठोरता साफ झलक रही थी। उसने कहा कि उसे यह समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वह पलटी तो उसके स्वर में भरा हुआ रोष साफ महसूस हुआ। किसने कहा था आपसे कि उस आदमी से मेरे लिए काम मांगे? मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। उसकी शक्ल तक मुझे अच्छी नहीं लगती। मेघराज जी ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटी, तुझे हालात की समझ नहीं है। दुनिया उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। सुनैना ने तिक्त हंसी हंसते हुए कहा, अगर रोजी रोटी ऐसे लोगों के आगे सिर झुकाने से मिलती है तो ऐसी रोजी मुझे नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ वह किस तरह बोलता है, उसके चेहरे से घमंड झलकता है। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? हर दिन उसके आदेश सुनती रहूं? मेघराज जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, सुनैना, वह बुरा इंसान नहीं है, बस स्वभाव से कठोर है। असल में दिल का अच्छा है, हर व्यक्ति की चिंता करता है। उसके पास अपने रिश्ते नहीं हैं, इसलिए वह इतना सख्त है, वरना वह हर किसी के साथ दयालु व्यवहार करता है। माने या न माने, वे बोले, यहाँ मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन कभी ऐसा दिन नहीं आया जब मुझे अपनी नौकरी की चिंता हुई हो। जब भी पैसों की जरूरत पड़ी, उसी ने मदद की। हर नौकर को वह अपना परिवार समझता है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। हाँ, गुस्से का तेज जरूर है पाओ, पर किसी गरीब के साथ कभी अन्याय नहीं किया। सुनैना कुछ पल तक मौन रही, फिर कठोर स्वर में बोली, चाहे बुरा न भी हो, लेकिन वह घमंड में अंधा है। उसकी निगाहों में देखना भी मुझे असहज करता है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, यह मेरा अंतिम निर्णय है। मेघराज जी कुर्सी पर बैठ गए और माथे पर हाथ रख लिया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँ। जब भी मेरे ऊपर कठिन समय आया, बीरेंद्र सिंह ही ने सहारा दिया। जब तू बीमार थी और दवा के पैसे नहीं थे, तब भी उन्होंने ही मदद की थी। आज अगर मैं उनकी बात न मानूं तो यह कृतज्ञता होगी। सुनैना ने नजरें फेर लीं और कहा, मदद का मतलब यह नहीं कि मैं अपनी इज्जत बेच दूं। मैं उनकी आभारी हूँ,
हूँ लेकिन दासी नहीं। मेघराज जी का स्वर कोमल हुआ पर आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, मुझे पता है तू ठीक कह रही है, पर दुनिया तेरी सच्चाई नहीं देखती, बस परिणाम देखती है। कल अगर मैं नौकरी से निकाला गया तो हमारे लिए क्या बचेगा? तू कहती है मौसी के घर चली जाएगी, कितने दिन रखेंगी वे? उनके अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं, उनके बेटे हैं। मैं तुझे ऐसे घर में कैसे भेज दूं? वे कुछ पल रुके, फिर धीमे स्वर में बोले, बेटी तू मेरी लाज है, तेरे साथ कोई अन्याय हो यह मैं कभी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। आज अगर वह वहाँ नहीं गई तो वह अपनी आंखों से अपनी नौकरी जाती देखेगा। सुनैना के हाथ कांप उठे। उसने पूछा, तो आप मुझ पर बोझ डाल रहे हैं? मेघराज जी ने शांत स्वर में कहा, बोझ नहीं बेटी, तू मेरी आशा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। यह काम तुझे किसी के आगे झुकाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए दिया जा रहा है। सुनैना ने चुपचाप अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों में लपेट लिया। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर वह फिर वही बोलने का ढंग, वही व्यवहार अपनाए तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मेघराज जी ने धीमे स्वर में कहा, वह तेरे साथ वैसा नहीं करेगा। मैंने खुद उससे बात की है। उसने कहा है कि उसे भेज दो। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सोच थी। शायद वह तुझे परखना चाहता हो। सुनैना ने हल्की सी थकी मुस्कान के साथ कहा, शायद मैं उसकी परीक्षा में असफल हो चुकी हूँ। मेघराज जी खड़े हुए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, नहीं बेटी, तेरी सच्चाई ने उसे मौन कर दिया है। अब समय आ गया है कि तू अपना कौशल दिखाए। तूने बहुत पढ़ाई की है, वही तेरी असली पूंजी है। अपने आप को एक अवसर दे। वह खामोश रही, चाय का प्याला उठाया और धीरे से बोली, अगर मैं वहाँ गई तो केवल आपकी खातिर, लेकिन यदि कुछ गलत हुआ तो मैं लौट आऊंगी। मैं किसी की दासता नहीं करूंगी। मेघराज जी के चेहरे पर संतोष की झलक आई। उन्होंने कहा, बस यही चाहिए था, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। दोनों दरवाजे की ओर बढ़े। बाहर आंगन में विक्रम घोड़े को साफ कर रहा था। मेघराज जी ने धीरे से कहा, चलो बेटी, देर न हो जाए। हिमाचल राज्य के व्यापार स्थान का रास्ता लंबा है। सुनैना ने दुपट्टा संभाला। चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक अनजाना भय झलक रहा था। पिता और बेटी दरवाजे से बाहर निकले। एक ओर पिता का विश्वास, दूसरी ओर बेटी का अभिमान, और दोनों के बीच वह सुबह जो शायद उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। सुनैना को वहां बैठे हुए 2 घंटे हो चुके थे। आखिरकार एक सेवक ने धीरे से कहा, राजा साहब, बीरेंद्र सिंह आपको बुला रहे हैं। सुनैना ने गहरी सांस ली, दुपट्टा ठीक किया और दरवाजे के सामने जाकर हल्की दस्तक दी। अंदर से आई आवाज में आदेश का कठोरपन था, अंदर आओ। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन ठंडा और गंभीर। सामने बड़ी खिड़की से पूरा राज्य दिखाई दे रहा था। बीरेंद्र सिंह की दृष्टि कागजों पर टिकी थी। वह धूसर रंग के शाही कुर्ते में कुर्सी के पीछे झुके बैठे थे। चेहरा कठोर और आंखें तेज, जैसे किसी प्रश्न के पूछे जाने से पहले ही उसका उत्तर जानती हों। सुनैना ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। बीरेंद्र सिंह बिना नजर उठाए बोला और उत्तर दिया। वह धीरे धीरे कुर्सी पर बैठने ही लगी थी कि अचानक बीरेंद्र सिंह ने नजर उठाई और ठंडे स्वर में कहा, क्या मैंने तुम्हें बैठने की अनुमति दी थी? सुनैना के हाथ अपने आप कुर्सी के हत्थों पर ठिठक गए। उसने खुद को संभाला। बीरेंद्र सिंह ने कुछ पल तक उसे देखा, मानो उसकी आत्मा तक को परख रहा हो। फिर बोला, तुम्हारे पिता ने बताया था कि तुम बहुत योग्य हो। देखते हैं यह कितना सत्य है। वह कागज पलटते हुए बोला, तुमने बहुत अध्ययन किया है? सुनैना ने विनम्र स्वर में कहा, जी महाराज। बीरेंद्र सिंह ने पूछा, तुम्हारे विचार में व्यापार का सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? सुनैना ने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया, महाराज, यह नाप तौल का नहीं, विश्वास का विषय है। लोग पैकिंग पर भरोसा कर लेते हैं, पर स्वाद बदलता रहता है। जो व्यापारी स्थिरता बनाए रखे वही बाजार में टिकता है। बीरेंद्र सिंह ने हल्का सा भौं ऊंचा किया। रोचक, उसने कहा। अधिकतर लोग कीमत या नाम की बात करते हैं, और तुमने विश्वास कहा? सुनैना बोली, क्योंकि नाम बनने से पहले विश्वास जीतना पड़ता है। बीरेंद्र सिंह के चेहरे पर हल्की ठंडी मुस्कान आई। अच्छी बात कही, तारो वह बोला, पर यहाँ बातें सुनने के लिए नहीं, काम करने के लिए लोग रखे जाते हैं। सुनैना ने स्पष्ट स्वर में कहा, कार्य के मैदान में मेरी बात ही मेरा अस्त्र है। बीरेंद्र सिंह के होठों पर हल्का व्यंग्य उभरा। काफी आत्मविश्वास है तुम में। उम्मीद है यह यहाँ के नियमों से बड़ा नहीं होगा। सुनैना ने शांत स्वर में कहा, विश्वास कभी नियम तोड़ने नहीं देता। बीरेंद्र सिंह एक पल तक उसे घूरता रहा, फिर कागज बंद करके कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखा। वह बोला, तुम्हारी वेतन 300 चांदी के सिक्कों से शुरू होगी। सुनैना ने कहा, मैं सहमत हूँ। बीरेंद्र सिंह हल्के से मुस्कुराया, इतनी जल्दी? बिना सोचे समझे? लोग तो इस पर लंबी बहस किया करते हैं।
सुनैना ने शांत भाव से उत्तर दिया, मैं बहस तब करती हूँ जब सामने वाले की नीयत पर संदेह हो। कुछ पल के लिए कमरे में निस्तब्धता छा गई। फिर बीरेंद्र सिंह ने धीरे से कागज उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, तुम कल से आरंभ कर सकती हो। सुनैना ने नजर उठाई और दृढ़ स्वर में कहा, जैसी आपकी आज्ञा। मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं गलती नहीं करूंगी। बीरेंद्र सिंह ने ठंडे स्वर में कहा, इसे शिष्टाचार नहीं आता क्या? नमस्कार करना भूल गई है क्या? उसका नमस्कार न करना उसे भीतर तक चुभ गया था। सुनैना ने नजरें उठाई, चेहरे पर भय का नामो निशान नहीं था। वह दृढ़ स्वर में बोली, नमस्कार उन लोगों को किया जाता है जिनसे संबंध हो। मैं परायों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती और न ही नमस्कार करना आवश्यक समझती हूँ। बीरेंद्र सिंह उसे यूं ही जाने दे, यह संभव ही नहीं था। मेघराज जी घबरा गए। उन्होंने कहा, सुनैना यह कैसी बातें कर रही हो? नमस्कार करो बेटी। वह अपनी बेटी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। सामने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह उसे अपने वश में रखना चाहता था। वह लड़की जो उसके सामने अपना संयम खो देती थी और जो मन में आता था बेहिचक कह देती थी। सुनैना अपनी जगह अडिग खड़ी रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने कह दिया ना, नहीं करूंगी नमस्कार। मेरे ईश्वर ने मुझे परायों को नमस्कार करने का आदेश नहीं दिया, तो आप भी उस पर जोर मत डालिए। वह भीतर जाने को मुड़ी ही थी कि बीरेंद्र सिंह के चेहरे पर कठोरता उतर आई। वह गरजे, मेघराज अगर यह लड़की अंदर गई ना, तो कल सुबह से तुम इस महल के बाहर खड़े नजर आओगे। बीरेंद्र सिंह को वह लड़की किसी अनजाने कारण से हर बार भीतर तक झकझोर देती थी। जब से वह आई थी, मेघराज वह पहला नौकर बन गया था जिसे बार बार उसी की वजह से अपमान सहना पड़ रहा था। मेघराज जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत सुनैना का हाथ पकड़ लिया। आंखों में विनती झलक रही थी। उन्होंने कहा, बेटी एक बार उनकी बात मान ले। उन्हें अपनी नौकरी और अपने स्वामी दोनों अत्यंत प्रिय थे। सुनैना ने एक पल अपने पिता की ओर देखा, फिर धीरे से सिर झुका लिया। वह ठहर गई, पर अपनी भींची मुट्ठियां ढीली नहीं की। बीरेंद्र सिंह ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब तुम जाओ मेघराज, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। मेघराज जी ने झुककर कहा, जैसा आप कहें, और धीरे से भीतर चले गए। बीरेंद्र सिंह के स्वभाव और उसकी नीयत से वे भली भांति परिचित थे, फिर भी बेटी के मामले में उस पर भरोसा कर गए। अब कमरे में केवल सुनैना और बीरेंद्र सिंह आमने सामने थे। खामोशी भारी थी, जैसे दीवारों ने भी सुनने के लिए कान उगा लिए हों। बीरेंद्र सिंह बोला, बहुत घमंड है ना तुझ में? याद रखना, एक दिन तेरी यह अकड़ मैं तोड़ दूंगा। तू अभी मुझे जानती नहीं है। सुनैना के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी, पर स्वर दृढ़ था। जिस दिन मेरी अकड़ टूटेगी ना, उस दिन मैं खुद को समाप्त कर दूंगी। सुन लीजिए सुनैना, मेघराज न कभी किसी के सामने झुकी है न झुकेगी, और जिस दिन झुकेगी वह दिन उसकी अंतिम सांस का दिन होगा। और आगे से मुझे संबोधित करने की हिम्मत भी मत कीजिए। वह उसकी जिंदगी की पहली ऐसी स्त्री थी जो उससे उस लहजे में बात कर रही थी, वरना स्त्रियां उसकी एक दृष्टि मात्र पर मोहित हो जाती थीं। बीरेंद्र सिंह की आंखों में क्षण भर के लिए विस्मय चमका। वह बोला, समझती क्या है खुद को? कहीं की अप्सरा है या धरती पर उतरी कोई देवकन्या? बहुत पढ़ाई कर ली है ना, तो क्या कोई कमाल कर लिया है? अरे गरीब लोग जरा सी शिक्षा पालें तो उनका दिमाग आसमान पर पहुंच जाता है। सुनैना ने 2 कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, और आपने बहुत पढ़ लिया तो क्या आसमान पा लिया? कम से कम मैंने पढ़ाई करके कुछ हासिल तो किया है, पर आप तो आज तक अपनी जात के खोल में ही कैद हैं साहब। अपने खोल से बाहर आइए, दुनिया देखिए। आपके घमंड के बाद भी दुनिया अब भी चल रही है। बीरेंद्र सिंह के जबड़े कस गए। उसने कहा, तुम्हारी जबान बहुत चलती है। शायद अब उसे उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। बीरेंद्र सिंह ने कठोर स्वर में कहा। सुनैना ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी औकात मेरे कर्म तय करते हैं, मेरे नाम नहीं। और अगर आपको लगता है कि किसी को नीचा दिखाकर अपनी ऊंचाई नापी जा सकती है, तो शायद आपकी नाप तौल ही गलत है। आप एक खोखले व्यक्ति हैं जिसे बात करने का शिष्टाचार तक नहीं है, खासकर स्त्रियों से। बीरेंद्र सिंह के होठों पर व्यंग्य भरी हंसी उभरी। वाह क्या बात है, वह बोला। इतने बड़े बोल तो किसी व्यापारी ने भी नहीं मारे होंगे जितने तुम मार लेती हो। सुनैना ने दृढ़ स्वर में कहा, आप जैसे लोगों के लहजे में इंसानियत कम, अहंकार ज्यादा झलकता है। बेहतर होगा अपने अंतर में झांक लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि अंत में आप अकेले रह जाएं और आपके पास कोई भी न बचे। बीरेंद्र सिंह ने एक क्षण उसे देखा, फिर धीमे पर गूंजते स्वर में कहा, याद रखना, तुम्हारी यह जुबान, यह लहजा एक दिन तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, और वह दिन मैं अवश्य लाऊंगा। तुम पहली हो जिसने मेरी प्रतिष्ठा, मेरा अभिमान, मेरा स्वाभिमान सबको ललकारा है। इसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना होगा। सुनैना ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, संभव है, पर सत्य का मूल्य झूठ के क्रोध से हमेशा सस्ता होता है। बीरेंद्र सिंह के चेहरे पर एक तीखी
तीखी मुस्कान उभरी। तुम्हारा परिणाम तुम्हें स्वयं बुलाएगा, उसने कहा। सुनैना बोली, और आपका अहंकार आपको। दोनों कुछ पल मौन खड़े रहे, हवा जैसे थम गई थी। फिर सुनैना पलटी और दृढ़ कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गई। बीरेंद्र सिंह ने उसकी ओर से निगाहें नहीं हटाईं। धीरे से बोला, दिलचस्प है पर खतरनाक भी। महल की रोशनी में उसका साया लंबा फैल गया था, मानो उसके भीतर का घमंड जमीन पर अपनी छाया बना रहा हो। आप जैसे लोगों के सामने तो और भी ज्यादा चलने लगती है, क्योंकि सुनैना मेघराज ने झुकना नहीं सीखा। बीरेंद्र सिंह गुर्राया, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। सुनैना ने निर्भीक स्वर में कहा, पहले अपनी औकात देख लीजिए। आप ताकतवर जरूर हैं, पर सम्मान खरीदने का अधिकार आज तक किसी को नहीं मिला। यह कहकर उसने कागज समेटे, कदम बढ़ाए और बाहर निकल गई। उसके पैरों की आहट दृढ़ थी, निडर और आत्मविश्वास से भरी। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। बीरेंद्र सिंह कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा और शायद एक चुभन दोनों साथ थे। उसने मेज पर रखा प्याला उठाया, पर हाथ की नसें तन गईं। वह बड़बड़ाया, उसे तो मैं अपना बनाकर झुकाऊंगा। बहुत बातें करती है परायों की, एक दिन वही मेरी पत्नी बनेगी तभी झुकेगी। वह तेज कदमों से अपने कक्ष की ओर लौटा। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला था। सुनैना महल के दरवाजे पर पहुंची तो उसका हृदय मानो उसके कानों में धड़कने लगा। वह धीरे धीरे भीतर दाखिल हुई। मेघराज जी ने बिना कुछ बोले द्वार खोला और बैठक की ओर इशारा किया। उसे पिता के माध्यम से बुलाया गया था। बैठक कक्ष में कुशल सिंह सुव्यवस्थित मुद्रा में सोफे पर बैठा था। सामने एक प्याले में पानी रखा था। उसने भीतर आती सुनैना पर नजर डाली। होठों पर व्यंग्य की मुस्कान तैर गई। अरे वाह, वह बोला, तुम तो किसी पराये के बुलाने पर नहीं आती थीं, आज क्या हुआ? उसके स्वर में हल्का सा ताना था। सुनैना मौन खड़ी रही, नजरें सीधी, चेहरा भावहीन। उसने शांत स्वर में कहा, कहिए, क्यों बुलाया है? बीरेंद्र सिंह हंसा। आइए, बैठिए, बात छोटी नहीं है। उसने हाथ से इशारा किया और सामने रखे कागज उसकी ओर सरकाए। यह देखिए, वह बोला, ये वही हस्ताक्षर हैं जो आपने 2 दिन पहले किए थे। अचानक उसे याद आया, 2 दिन पहले एक व्यक्ति आया था जिसने उससे काम पक्का होने के लिए हस्ताक्षर करवाए थे। उसने कागज खोला, उस पर नजर डाली और शांत स्वर में बोली, तो अब क्या करें? यह तो काम की पुष्टि का कागज था, आपके आदमी ने स्वयं कहा था। बीरेंद्र सिंह थोड़ा झुककर बोला, नहीं, यह काम का कागज नहीं है। कमरे में एक पल को पूर्ण सन्नाटा छा गया। सुनैना ने कागज दोबारा उठाया, लिखा हुआ पढ़ा और अगले ही क्षण कागज जमीन पर फेंक दिया। यह क्या बकवास है? वह बोली, आपने ये कैसा छल किया मेरे साथ? उसकी आवाज में जलन और घृणा उतर आई थी। बीरेंद्र सिंह हल्का मुस्कुराया, पर उसके स्वर में कठोरता और अहंकार की धार थी। वह बोला, यह कोई खेल नहीं, सच्चाई है। 2 दिन बाद हमारा विवाह होगा। यदि तुमने इनकार किया तो तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं चुकानी होंगी, और यदि न दे सकी तो तुम्हारे पिता कारागार में होंगे। सुनैना लगभग चीख पड़ी, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? बीरेंद्र सिंह शांत भाव से बोला, कानूनन सब ठीक है, तुमने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं। सुनैना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं मर जाना पसंद करूंगी, पर आप जैसे व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। बीरेंद्र सिंह थोड़ा आगे झुका, उसकी दृष्टि में कठोरता थी। वह बोला, मेरा अपराध क्या है? तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? तुम्हारे भीतर यह जिद आखिर किस बात की है? सुनैना के स्वर में कटुता थी, क्योंकि आप अहंकार में अंधे हैं। आप सोचते हैं कि हर व्यक्ति खरीदा जा सकता है। बीरेंद्र सिंह के होठों पर तीखी मुस्कान आई। यह अहंकार नहीं, यथार्थ का ज्ञान है। तुम्हारा पिता मेरे यहाँ काम करता है। एक शिकायत में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। सोच लो, पंडित जी रास्ते में हैं। सुनैना मौन हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। आंसुओं की लकीरें पोंछते हुए वह मुश्किल से बोली, ठीक है, यदि यही आपकी इच्छा है तो कर लीजिए विवाह, लेकिन याद रखिएगा, आज आपने बहुत अन्याय किया है। एक दिन आप पछताएंगे। बीरेंद्र सिंह बोला, मैं कभी पछतावा नहीं करता। उसने झुककर जमीन पर गिरा कागज उठाया, मुड़ी हुई शीट को सीधा किया और धीमे स्वर में कहा, मनुष्य की किस्मत कभी कागज पर नहीं लिखी जाती, वह तो स्वयं भूल रहा है। बैठक कक्ष में उसकी सिसकियां गूंज उठीं। कुछ देर बाद पंडित जी, मेघराज जी और गवाह आ पहुंचे। मेघराज जी ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर एक गरीब पिता हमेशा की तरह अपनी बेटी के आगे बेबस हो गया। विवाह संपन्न हुआ। सुनैना अनिच्छा से भी उसकी पत्नी बन गई। विवाह के बाद उसे बीरेंद्र सिंह के कक्ष में भेज दिया गया। कमरा मंद प्रकाश में डूबा था। वह पलंग के किनारे
बैठी थी, चेहरा पीला, आंखें लाल और दुपट्टे का किनारा उंगलियों में मरोड़ रही थी। विवाह सादगी से हुआ था, पर उसके हृदय में गहरी चोट थी। मेघराज जी की आंखों से बहते आंसू अब भी उसकी स्मृति में गूंज रहे थे। वह क्षण जब उन्होंने बीरेंद्र सिंह के सामने हाथ जोड़े थे, वह दृश्य उसकी आत्मा पर एक दाग बन गया था। कुछ पल बाद दरवाजा धीरे से खुला। बीरेंद्र सिंह अंदर आया। हमेशा की तरह उसके कदम आत्मविश्वास भरे थे, पर आज उनमें एक अजनबी सा सन्नाटा था। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, मानो अपनी जीत का स्वाद ले रहा हो। फिर धीमे स्वर में बोला, तो कैसा लग रहा है अपने पति के साथ एक ही छत के नीचे खड़े होना? उसके होंठों पर व्यंग्य था, पर आंखों में थकान छिपी थी। सुनैना सिर झुकाए बैठी रही। कुछ क्षण बाद बोली, आपने यह सब क्यों किया? मैं आपके लिए एक अजनबी थी, हूँ भी, तो फिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, या इसलिए कि मैंने हर बार आपको उत्तर दिया? बीरेंद्र सिंह आगे बढ़ा और बोला, नहीं, इसलिए कि तुम्हारी वह समझ, वह आत्मसम्मान जो तुम्हारी जुबान से टपकता था, उसे तोड़ना जरूरी था। तुम हर समय परायेपन का गीत गाती थी ना, आज वही पराया तुम्हारा पति है। अब देखता हूँ तुम्हारा अभिमान कहाँ जाता है। वह पलंग के पास आया, रुककर उसके दुपट्टे के छोर पर हाथ रखा, धीरे से कहा, आज तुम्हारी सारी जिद समाप्त कर दूंगा, तुम्हारी आंखें झुका दूंगा। सुनैना चौंकी, लेकिन दुपट्टा खींचने की बजाय शांत स्वर में बोली, यदि आज आपने मेरे अस्तित्व को छूने की कोशिश की तो याद रखिए, सुबह इस कमरे से मेरी मृत्यु की डोली निकलेगी। वह क्षण ठहर गया, हवा जैसे जम सी गई थी। बीरेंद्र सिंह का हाथ रुक गया, वह ठिठक गया। उसकी बात ने भीतर तक झकझोर दिया था। सुनैना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैंने अपनी जिंदगी अपने सिद्धांतों पर जी है, कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया और आज भी नहीं झुकाऊंगी, सिवाय उस सत्य के जिसने मुझे जन्म दिया। यदि आज आपने मेरी आत्मा को रौंदने की कोशिश की तो जान लीजिए मैं मर जाऊंगी, पर आपके सामने नहीं झुकूंगी। बीरेंद्र सिंह कुछ पल मौन खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अनेक भाव गुजरे, क्रोध, उलझन और फिर एक गहरी निस्तब्धता। उसकी आंखों से कठोरता गायब थी। उसने गहरी सांस ली, हाथ पीछे खींच लिया और बोला, तुम सोचती हो मैं इतना निर्दयी हूँ? नहीं, शायद मैं बस थक गया हूँ। सुनैना मौन रही। उसकी आंखों से आंसू टपक कर गालों पर चमक उठे। बीरेंद्र सिंह ने नजरें फेर ली, 2 कदम पीछे हटा और कहा, तुम जीत गई, जैसे हमेशा जीती हो। वह मुड़ा, दरवाजे तक गया, फिर ठिठका और बोला, जानती हो, तुम्हारे अनाम में भी एक अजीब सी शक्ति है, शायद इसी कारण तुमसे नफरत नहीं कर सका, बस समझ नहीं पाया। यह कहकर वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया, जीतकर भी हार चुका व्यक्ति। कमरे में कुछ क्षणों के लिए पूर्ण निस्तब्धता फैल गई। मोमबत्ती की लौ सुनैना के चेहरे पर पड़ी आंसू मोतियों से चमक रहे थे। उसने दुपट्टे के छोर से आंसू पोंछे, फिर सिर उठाकर आकाश की ओर देखा, मानो ऊपर किसी से प्रश्न कर रही हो, क्या यही न्याय है? उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, यदि यही धैर्य की परीक्षा है तो मुझे सदैव दृढ़ बनाए रखना। बाहर ठंडी हवा तेज हो चली थी, जैसे स्वयं आकाश भी उस रात की निर्दयता में उसके साथ रो रहा हो। समय तीव्रता से बीत रहा था। 2 दिन बाद कमरे में एक अजीब सा तनाव पसरा हुआ था। पर्दे हवा से हल्के हल्के हिल रहे थे, पर भीतर की हवा जैसे जम गई थी, मानो वहां सांस लेना भी कठिन हो गया हो। सुनैना बालकनी में खड़ी थी, कोहनी रेलिंग पर टिकाए, नीचे बाग में खिले फूलों को देख रही थी, या शायद अपने बिखरे हुए सपनों को। 2 दिन बीत चुके थे, पर उसके हृदय की पीड़ा अब भी ताजा थी। कुछ क्षणों बाद दरवाजा एक झटके से खुला। बीरेंद्र सिंह भीतर आया। उसके कदमों की आहट भारी और दृढ़ थी। वह सीधे बालकनी की ओर बढ़ा और कठोर स्वर में बोला, यहाँ क्या कर रही हो? सुनैना धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह बोली, अपनी बर्बादी का तमाशा देख रही हूँ। यहीं से तुमने मुझे देखा था जब मैं दाहिनी ओर बैठकर किताब पढ़ रही थी। अब देखो, तुम्हारी नजर ने एक लड़की को किस अंजाम तक पहुँचा दिया। बीरेंद्र सिंह का जबड़ा तन गया। वह बोला, तुम्हें हर बात में जहर घोलना अच्छा लगता है क्या? मैंने तो बस पूछा था यहाँ क्या कर रही हो, इसमें कौन सा अपराध है? सुनैना ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, अपराध बता ही दिया, अपनी बर्बादी का तमाशा देख रही हूँ। और हाँ, मेरे सामने इतने मासूम मत बनो। तुम्हारे छल और तुम्हारी साजिशों को मैं जानती हूँ। जो तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। बीरेंद्र सिंह आगे बढ़ा और बोला, मैंने तेरे कहने पर तेरे पास नहीं आया, तेरी मर्यादा की रक्षा की, तेरी अकड़ नहीं तोड़ी, फिर भी तेरा यह व्यवहार। इतना घमंड किस बात का है? क्या समझती है तू खुद को? मेरे सामने तू कुछ भी नहीं है। सुनैना तड़प कर बोली, एक बात हमेशा याद रखो, बीरेंद्र सिंह,
यदि चींटियों का झुंड हाथी की सूंड में घुस जाए तो वही हाथी को धराशायी कर देता है। इसलिए मुझसे दूर रहना बेहतर है, वरना तुम्हारा यह घमंड और अकड़ सब मिट्टी चाटेगी। बीरेंद्र सिंह का चेहरा क्रोध से लाल पड़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ा और उसका बाजू पकड़ लिया। वह गुर्राया, तुम मुझे क्रोधित क्यों करती हो? हर बार ऐसी चुभती बातें क्यों कहती हो? आखिर मेरा अपराध क्या है? सुनैना ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, हाँ, अपराध क्या है तुम्हारा? एक ऐसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना जिसने तुम्हारे लिए कभी बुरा तक नहीं सोचा। एक ऐसा रिश्ता थोपना जिसमें सम्मान नहीं, केवल तुम्हारा अहंकार है। तुम सोचते हो कि विवाह का एक कागज तुम्हें किसी की आत्मा का मालिक बना देता है। नहीं बीरेंद्र सिंह, तुम किसी के मालिक नहीं, अपने अहंकार के दास हो। बीरेंद्र सिंह की आंखों में क्रोध अब अंगारों की तरह जलने लगा। वह चिल्लाया, बस करो अपनी बकवास। तुम अपनी सीमा भूल गई हो। मैंने तुम्हें सम्मान दिया, घर दिया, नाम दिया, और तुम हो कि जुबान चलाने से बाज नहीं आती। सुनैना हंसी, पर वह हंसी व्यंग्य से भरी थी। वह बोली, जिसे तुम सम्मान कहते हो वह सम्मान नहीं, सौदा है। एक पिता की बेबसी और एक बेटी के सपनों का सौदा। तुम्हारी दौलत और तुम्हारी शक्ति सब पाखंड है। जब इंसानियत मर जाती है तो मर्द नहीं, केवल घमंडी खिलौने बचते हैं जिन्हें सत्ता का नशा चढ़ा होता है। बीरेंद्र सिंह कुछ पल उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर गुस्से में हाथ की वस्तु जोर से फेंकी। आवाज कमरे में गूंज उठी। वह बोला, तुमसे बात करना व्यर्थ है। तुम औरत नहीं, एक जिद्दी पत्थर हो। सुनैना ने पलटकर कहा, और तुम मर्द नहीं, एक आयर हो जो स्त्री को नीचा दिखाकर अपने को शक्तिशाली समझता है। बीरेंद्र सिंह ने क्रोध में घूरा, फिर मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा जोर से बंद हुआ। उसकी गूंज देर तक कमरे में तैरती रही। सुनैना बालकनी के सहारे ढह गई। आंखों से आंसू बह निकले, हिचकियां बंध गईं। वह रोते हुए बोली, मैंने चाहा भी क्या था? बस थोड़ा सुकून, और तुमने वह भी छीन लिया। चांदनी बालकनी में बिखरी थी, पर उसकी आंखों का अंधकार हर उजाले को निगल गया था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। पूरा महीना बीत गया। रात गहराई थी, कमरे में मंद रोशनी थी। एक कोने में जलती मोमबत्ती दीवार पर लंबे साए बना रही थी। हवा में उदासी घुली हुई थी। एक और जमीन पर सुनैना बैठी थी, चेहरा दोनों हाथों में छिपा, कंधे कांप रहे थे। सिसकियों की धीमी आवाज कमरे की निस्तब्धता को तोड़ रही थी। दरवाजा धीरे से खुला। बीरेंद्र सिंह अंदर आया। कुछ क्षण तक वह वहीं खड़ा उसे देखता रहा। अब उसके चेहरे पर वह पुरानी कठोरता नहीं थी, बस पछतावा और थकान थी। वह धीरे से आगे बढ़ा और उसके पास जमीन पर बैठ गया। सुनैना ने उसकी उपस्थिति महसूस की और उठने की कोशिश की, पर उसने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। मेरा हाथ छोड़िए, वह बोली। आंखें लाल थीं, आवाज टूटी हुई। बीरेंद्र सिंह शांत स्वर में बोला, बस एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहो तो चली जाना। सुनैना एक पल को रुकी, नजर झुका ली, पर हाथ नहीं छुड़ाया। उसकी सांसें भारी थीं, दिल में तूफान उठ रहा था। वह चुपचाप बैठी रही। बीरेंद्र सिंह ने नजरें नीची की और धीमे स्वर में कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम महल के बाग में बैठी थी, किसी किताब में डूबी हुई। जानती हो, उस दिन पहली बार लगा कि दिल भी धड़क सकता है। इतना जोर से धड़का था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया था। वह हल्का सा मुस्कुराया, पर उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मुझे पहली नजर में प्रेम हो गया था। उसका स्वर टूट गया। सुनैना ने नजर झुका ली। शायद यह शब्द उसे बनावटी लगे, पर वह मौन रही। आंसू अब भी उसकी आंखों से बह रहे थे। बीरेंद्र सिंह की आवाज भर आई, मेरे पास कोई अपना नहीं है, ना पिता, ना बहन, ना भाई। यहाँ जो कुछ लोग हैं, मेघराज, सुनैना, विक्रम, यही उसका परिवार है। बीरेंद्र सिंह बोला, मैंने हमेशा इन सब की कद्र की है, कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे सामने मैं खुद को खो बैठा। हर पल उलझता रहा, शायद खुद को यह दिखाने की कोशिश में कि मैं शक्तिशाली हूँ, पर सच तो यह है कि मैं तुमसे प्रभावित था, तुम्हारी दृढ़ता से, तुम्हारे सत्य से, तुम्हारे स्वाभिमान से। बीरेंद्र सिंह बिना रुके बोलता गया, मेरा इरादा था कि मैं कभी किसी सुनैना जैसी लड़की से विवाह नहीं करूंगा। सोचता था किसी साधारण निर्धन लड़की से विवाह करूंगा जो मुझसे प्रेम करे, क्योंकि मैंने सुना था कि प्रेम सच्चा केवल सादगी और दरिद्रता में होता है, वैभव में नहीं। पर जब तुम सामने आई तो लगा तुम वही सच्चाई हो, लेकिन मैं उस सच्चाई को पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हें आहत कर दिया। सुनैना ने धीरे से सिर उठाया। आंखों में नमी थी, पर स्वर कठोर था। उसने पूछा, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर
कर दो, मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे इस बंधन में बांध दिया। क्या यही प्रेम था? वीरेंद्र सिंह ने गहरी सांस ली। वह बोला, नहीं, वह प्रेम नहीं था, वह जिद थी, पागलपन था। मैं तुम्हें अपने सामने झुकाना चाहता था, पर उस रात जब तुमने कहा था कि यदि मैंने तुम्हें छुआ तो तुम अपनी जान ले लोगी, ईश्वर की शपथ, उस पल मेरा दिल कांप उठा था। ऐसा लगा यदि तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। इसीलिए मैं रुक गया। मैंने तुम्हें स्पर्श नहीं किया, स्वयं को पीछे खींच लिया, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। वह सिर झुकाकर बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ तुमसे, तुम्हारे पिता से, तुम्हारे अस्तित्व से। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो। आज वीरेंद्र सिंह तुम्हारे आंसुओं के आगे असहाय है। मैंने तुम्हें हमेशा मजबूत देखा था, पर आज तुम्हारे आंसुओं ने मेरा हृदय हिला दिया है। कमरे में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। सुनैना के होंठ कांप उठे। वह बोली, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, मेरा सुकून छीना है, पर जिस क्षण तुमने रुककर अपनी इंसानियत दिखाई, वहीं तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर अच्छाई अब भी जीवित है। शायद यही कारण है कि मेरा मन पूरी तरह तुमसे घृणा नहीं कर सका। लेकिन अब मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। वीरेंद्र सिंह ने पूछा, कैसा वादा? सुनैना बोली, वादा करो कि तुम कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करोगे, चाहे वह स्त्री हो, सेवक हो या तुमसे कमजोर कोई व्यक्ति। अपनी शक्ति का उपयोग इंसानियत के लिए करोगे, अन्याय के लिए नहीं। वीरेंद्र सिंह ने उसकी ओर देखा। आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ, अब कभी नहीं। तुमने मुझे दर्पण दिखा दिया है। उसका स्वर पहली बार कोमल था। वह धीरे से उसके समीप आया और पूछा, क्या तुम मुझे क्षमा कर सकोगी? सुनैना ने रूंधे स्वर में सिर हिलाया। शायद पूरी तरह नहीं, पर कोशिश करूंगी, क्योंकि कभी कभी क्षमा करना स्वयं को मुक्त करने के लिए आवश्यक होता है। वीरेंद्र सिंह के होंठ कांप उठे। वह बोला, धन्यवाद। फिर उसने झुककर धीरे से उसके आंसू पोंछे। सुनैना ने एक क्षण विरोध किया, फिर खुद को शांत कर लिया। वीरेंद्र सिंह ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। यदि वह झुक रहा था तो सुनैना ने भी अपना अहंग त्याग दिया। कमरे में मौन फैल गया। बाहर चांदनी पूरे आंगन में बिखरी थी, मानो प्रकृति स्वयं कह रही हो, घाव भरने में समय लगता है, पर जब सत्य स्वीकार लिया जाए तो अंधकार भी कोमल हो जाता है। धीरे धीरे समय बीता गया। वीरेंद्र सिंह और सुनैना के बीच की दूरियां घटने लगीं। वीरेंद्र सिंह को अपनी भूलों का बोध हो चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि प्रेम कभी बलपूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। उसने सुनैना को पूर्ण सम्मान देना शुरू किया, उसके विचारों का आदर किया, उससे परामर्श लिया। धीरे धीरे सुनैना का हृदय भी पिघलने लगा। वह समझ गई कि वीरेंद्र सिंह भीतर से बुरा नहीं था, बस प्रेम की भाषा समझ नहीं पाया था। वह अभिमान में अंधा था, पर अब वह बदल रहा था। कुछ महीने बीत गए। महल में फिर से खुशियां लौट आईं। वीरेंद्र सिंह और सुनैना के बीच एक सच्चा सुंदर संबंध पनपने लगा। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। वीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य में भी परिवर्तन किए, गरीबों की सहायता करने लगा, हर किसी से सम्मान पूर्वक व्यवहार करने लगा। मेघराज जी अपनी बेटी की मुस्कान देखकर अंदर तक निश्चिंत हो गए। उन्हें लगा कि शायद ईश्वर ने उनकी बेटी को सही स्थान पर पहुंचा दिया है। एक दिन वीरेंद्र सिंह ने सुनैना से कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी सौगात हो। तुमने मुझे जीना सिखाया, मानवता सिखाई, प्रेम का असली अर्थ बताया। सुनैना मुस्कुराई और बोली, और आपने मुझे सिखाया कि असली शक्ति कठोरता में नहीं, कोमलता में होती है। असली सम्मान घमंड में नहीं, विनम्रता में होता है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब वहाँ प्रेम था, सम्मान था और विश्वास था। महल के बाग में फूल फिर से खिल उठे। चारों ओर सुगंध फैल गई, मानो प्रकृति भी प्रसन्न थी कि दो जिद्दी आत्माओं ने अंततः प्रेम और क्षमा का अर्थ समझ लिया। वीरेंद्र सिंह अब एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन चुका था। वह सबका ध्यान रखता, सबकी सहायता करता और सुनैना उसके साथ मिलकर राज्य की सेवा करती। वह निर्धन कन्याओं को पढ़ाती, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती। महल में अब प्रेम, शांति और विश्वास का उजाला था और दोनों के जीवन में एक नया सवेरा